नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रथाएं। इसमें अपन ने सबसे पहले अध्ययन किया था सती प्रथा के बारे में, और उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था केसरिया, जौहर और साका। केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है, साका क्या होता है, राजस्थान में कितने साके हुए हैं, ये सब चीज़ों का इनके बारे में अपन अध्ययन यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद में अगली प्रथा के बारे में अपन बात करेंगे, और अगली प्रथा है कन्यावध। कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा के बारे में अपन बात करें तो इसका प्रचलन जो है वो वर्तमान में नहीं है, लेकिन रियासती काल में राजपूत समाज में प्रचलन इसका ज़्यादा था। यानी यह प्रथा राजपूत समाज में अधिक व्याप्त थी। राजपूत समाज में अधिक व्याप्त थी। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी भी लड़की को जन्म लेते ही उसका गला घोंटकर या उसे अफीम पिला करके या उसे भूखा रख करके उसे मार दिया जाता था। यानी कन्या का जन्म होते ही गला घोंटकर उसे अफीम पिलाकर या भूखा रखकर उसे मार दिया जाता था। और यह प्रथा क्या कहलाती थी? कन्यावध कहलाती थी। जन्म लेते उसे मार देते थे, गला घोंट देते थे, या उसे अफीम पिला करके मार देते थे, या फिर उसे भूखा रख करके मार देते थे। यहाँ पे क्या होता था इसके अंतर्गत? ऐसा क्यों होता था? क्योंकि इसके लिए अपन एक प्रथा पढ़ेंगे आगे, त्याग प्रथा। उस त्याग प्रथा को इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्या थी त्याग प्रथा? इसके अंतर्गत क्या होता था कि राजपूत समाज में किसी राजा महाराजा या किसी जागीरदार की लड़की का विवाह होता था, तो जो चारण या ढोली जाति के जो लोग होते हैं, उन जातियों के द्वारा कुछ नगद जो रकम है वहाँ पे विवाह के समय वसूल की जाती थी। और वो नगद रकम इतनी ज़्यादा होती थी कि एक लड़की का पिता वो देने में असमर्थ सा ही होता था। इसलिए राजपूत समाज ने क्या किया, इस त्याग की जो राशि होती थी इससे बचने के लिए और अपनी लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रथा थी वो क्या कहलाई? कन्यावध प्रथा कहलाई। कन्यावध प्रथा के बारे में अपन बात करें तो इस पर सर्वप्रथम जो प्रतिबंध लगा था, यानी राजस्थान में इस प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कोटा के शासक महाराव उमेद सिंह के काल में पॉलिटिकल एजेंट जॉन लुडलो के प्रयासों से लगा। तो सर्वप्रथम प्रतिबंध जो कन्यावध पर लगाया गया वो कौन सी रियासत में लगाया गया? कोटा रियासत में। और उस समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? कोटा रियासत के शासक थे महाराव उमेद सिंह। और महाराव उमेद सिंह के काल में यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जॉन लुडलो के प्रयासों से कन्यावध प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ पे बात करें तो 1844 में ये जो जॉन लुडलो ने यहाँ पे प्रतिबंध लगाया, ये 1833 में लगाया। 1833 में कोटा में इस पर प्रतिबंध लगा और 1844 में
1844 में जयपुर रियासत में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर रियासत में कन्यावध प्रथा पे प्रतिबंध है वो कब लगाया गया? 1844 में लगाया गया। इसके अलावा अपन बात करें तो उदयपुर के जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, यानी बात करें उदयपुर में या मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मेवाड़ में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा। मेवाड़ में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये अपन ने अध्ययन किया कौन सी प्रथा के बारे में? कन्यावध प्रथा के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कन्यावध प्रथा के बारे में कि कन्यावध प्रथा जो है ये मूल रूप से या अधिकतम जो थी वो कौन से समाज में व्याप्त थी? ये राजपूत समाज में व्याप्त थी। और इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता था? राजपूत समाज में कन्या का जन्म होते ही उसे गला घोंटकर, उसे अफीम पिलाकर या उसे भूखा रख करके मार दिया जाता था। राजस्थान में इस प्रथा के ऊपर सर्वप्रथम प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो कोटा के शासक महाराव उमेद सिंह के काल में यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जॉन लुडलो ने इस पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। देखो उस समय अंग्रेजों के 3 पद होते थे। सबसे बड़ा जो पद होता था वो होता था जीजी। जीजी के नीचे होती थी एजीजी और इसके नीचे होते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट। जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। जीजी का मतलब क्या है? गवर्नर जनरल, जो संपूर्ण भारत का एक होता था। सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शुरू किया गया और सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद में आपको पता होगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और गवर्नर जनरल के नीचे होते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये पूरे राज्य का एक होता था। जैसे पूरा जो राजपूताना था जिसके अंतर्गत 19 रियासत जो और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जो एकीकरण के समय आते थे, तो पूरे राजपूताना का एक गवर्नर जनरल का एजेंट होता था और उसके नीचे जो देसी रियासतें होती थी उसमें होते थे पीए, जिनको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट या राजनीतिक अधिकारी। तो जॉन लुडलो जो इस समय थे, जॉन लुडलो जो थे वो कोटा जो रियासत थी तो कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे। और कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट रहते हुए 1833 में जॉन लुडलो ने कन्यावध प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद में अपन बात करें तो 1844 में जयपुर रियासत में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो जयपुर में प्रतिबंध कब लगा था? 1844 में। और मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह जो थे, मेवाड़ या उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह हैं, इनके काल में मेवाड़ में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये अपनी पहली प्रथा थी कन्यावध प्रथा। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगली प्रथा के बारे में। अगली प्रथा जो होती है डाकण प्रथा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो डाकण प्रथा पर अध्ययन करने से पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1833 में कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट जिन्होंने कन्यावध प्रथा पर प्रतिबंध लगाया उनका नाम बताइए। तो कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था जॉन लुडलो, और जॉन लुडलो ने 1833 में कन्यावध प्रथा पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। इसके बाद में बात करें कि जयपुर रियासत में, तो जयपुर रियासत में 1844 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। अब अपन बात करते हैं अगले प्रथा के ऊपर, और अगली प्रथा है डाकण प्रथा। डाकण प्रथा के बारे में आपने भी सुना होगा। ये प्रथा जो है मूल रूप से जनजातियों में व्याप्त होती है। डाकण प्रथा यह प्रथा है वो जनजातियों में व्याप्त है।
कहाँ पे व्याप्त है? जनजातियों में व्याप्त है। जैसे अपन बात करें राजस्थान की जनजातियों के बारे में, जैसे भील जनजाति है, ग्रास्य जनजाति है, सहरिया है, डामोर है, कथोड़ी है, मीणा है। तो ये जो जनजातियां हैं, जो दक्षिण राजस्थान में जनजाति जो क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलन में होती हैं। इस प्रथा के बारे में अपन बात करें तो इसमें क्या होता था, एक महिला जिसके ऊपर गांव वालों को शक हो जाता था कि यानी कि ये महिला वो उल्टे सीधे काम करती है, ऐसा अगर गांव में शक हो गया उस महिला के ऊपर तो उसे एक डाकन घोषित कर दिया जाता था। क्या घोषित कर दिया जाता था? डाकन। और उसके बारे में अफवाहें वगैरह फैलाई जाती थी कि ये महिला जो है वो रात में आती है, बच्चों को उठा करके ले जाती है। तो इस प्रकार की जो अफवाहें होती थी वो डाकन प्रथा के अंतर्गत फैलाई जाती थी। इस प्रथा के बारे में बात करें तो इस प्रथा में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था। इस प्रथा में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था। सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था क्योंकि डाकन जो घोषित किया जाता था वो किसी महिला को किया जाता था। तो महिलाओं पे इस प्रथा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था। कैसे होता था कि मान लीजिए जिस भी गांव वालों में जिस भी महिला के ऊपर शक है कि यह महिला डाकन है या बच्चों को उठा के लेके जाती है, तो इस प्रकार का अगर किसी महिला के ऊपर शक हो जाता था तो कभी कभार कभी भी जैसे मान लो गाँव वालों की पकड़ में ऐसी महिला आ जाती थी या शक की दृष्टि से उसको पकड़ लेते थे तो फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार इस प्रथा के अंतर्गत किया जाता था। इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के बारे में बात करें तो 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि डाकन प्रथा पे सबसे पहले प्रतिबंध है वो राजस्थान की कौन सी रियासत में लगा है, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने लगाया था मेवाड़ रियासत में। कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में। कब प्रतिबंध लगाया था? 1853 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक और अपनी प्रथा होती है डावरिया प्रथा। कौन सी प्रथा होती है? डावरिया प्रथा होती है। तो डावरिया प्रथा के बारे में अपन बात करते हैं। अगली अपनी प्रथा है डावरिया प्रथा। देखो डावरिया प्रथा क्या होती है, क्या था? तो रियासती काल में राजा महाराजा की लड़की के विवाह में दहेज के रूप में कुछ कुंवारी कन्याएं लड़की के साथ भेजी जाती थी। उन्हें डावरिया कहते थे। और इन लड़कियों को आजीवन रन्नीवास में दासियों का जीवन व्यतीत करना होता था। देखो क्या होता था डावरिया प्रथा के अंतर्गत, क्या होता था? रियासती काल में किसी भी राजा महाराजा या सेठ साहूकार की लड़की का विवाह होता था तो ऐसी स्थिति में विवाह के समय दहेज के रूप में कुछ कुंवारी कन्याएं यानी कुछ उस रियासत से या उस राज्य से कुछ कुंवारी जो लड़कियां होती थी उनको राजा की या जिस लड़की का विवाह होता था उसके साथ दासियों के रूप में भेज दिया जाता था। और ये दासियां इनको क्या कहते थे? डावरिया कहते थे। क्या कहते थे? डावरिया। और ये भेजने की जो प्रथा, ये कौन सी प्रथा कहलाती थी? डावरिया प्रथा कहलाती थी।
और ये जो लड़कियां जाती थी इनको आजीवन रन्निवास में, रन्निवास क्या होता है, रानी का महल होता है, रन्निवास क्या होता है, रानी का महल, जिसे अंतःपुर, रन्निवास या हरम के नाम से भी जानते हैं। इसे किन किन नामों से जानते हैं, जैसे रन्निवास भी इसे कहते हैं, इसे ही हरम भी कहते हैं, इसे ही अंतःपुर भी कहते हैं। तो जहाँ पे रानियाँ रहती थी तो वहाँ पे इन रानियों की दासियों के रूप में इनका जीवन है वो व्यतीत होता था, यानी आजीवन इनको रानी की सेवा करनी पड़ती थी। इन्हें क्या कहते थे, इन्हें कहते थे डावरिया कहते थे। इसके बाद में डावरिया प्रथा के बाद में अगली जो प्रथा आती है वो प्रथा है कुकड़ी की रस्म। तो कुकड़ी की रस्म पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं डाकण प्रथा के ऊपर, कि डाकण प्रथा में सबसे ज़्यादा तो जो अत्याचार होते थे वो किन पे होते थे, महिलाओं पे होते थे। और डाकण प्रथा को सर्वप्रथम जो प्रतिबंधित किया गया था वो कौन सी रियासत में किया गया था, मेवाड़ रियासत में किया गया था। कब किया गया था, 1853 में। और 1853 में मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ने इस प्रथा पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। फिर अपन ने बात की डावरिया प्रथा के बारे में। तो देखो डावरिया प्रथा के बारे में बात करें तो ये अपने जब तक आज़ाद नहीं हुए थे अपन तब तक ये प्रथा व्याप्त थी। जब से आज़ाद हुए हैं उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उसके बाद में डावरिया प्रथा जो समाप्त हो गई। इसके बाद में अगली अपनी एक प्रथा आती है कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म, देखो कुकड़ी की जो रस्म है वो एक अनोखी प्रथा, इसको अपन कह सकते हैं एक अनोखी प्रथा ये थी। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह प्रथा सांसी जाति में व्याप्त है। यह प्रथा कौन सी जाति में व्याप्त है, सांसी जाति में व्याप्त है। सांसी जो जनजाति है वो राजस्थान की आपको पता प्रमुख जनजाति है जिसका मुख्य निवास स्थान भरतपुर है। सांसी जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ पर है, भरतपुर। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि सांसी जनजाति जो है वो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, तो सांसी जो जनजाति है वो सर्वाधिक जो पाई जाती है कौन से जिले में पाई जाती है, भरतपुर जिले में पाई जाती है। और सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति है वो एक व्यक्ति हुए सांसमल नामक व्यक्ति से इस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सांसी जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है, भरतपुर जिले में निवास करती है। और सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं इस जनजाति में एक प्रथा व्याप्त है, उस प्रथा के बारे में जो एक बहुत ही अनोखी प्रथा है। अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये शायद बहुत ही अनोखी अपने को लगे, क्योंकि ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है, एक लड़की के विवाह पर उसकी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा ली जाती थी। लड़की के विवाह पर चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा ली जाती थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एक प्रचलित ऐसी प्रथा जिसमें लड़की के विवाह पर उसके चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा ली जाती थी, इस प्रथा को किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रथा को किस नाम से जानते हैं, इस प्रथा को जानते हैं कुकड़ी की रस्म के नाम से। अब देखो इसमें क्या होता था, चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा वो किस प्रकार ली जाती थी। तो इसमें क्या होता था, जिस लड़की की शादी होती थी उसके हाथ वो गर्म तेल में डुबोए जाते थे, उसके हाथ हैं वो गर्म तेल में डुबोए जाते थे। यानी तेल को गर्म करके और उसमें उस लड़की के हाथ डुबोए जाते थे। और ऐसी मान्यता थी कि अगर उस गर्म तेल में उस लड़की के हाथ नहीं जलें, इसका मतलब वो लड़की है वो चरित्र से पवित्र है, वो लड़की है वो चरित्र से क्या है, पवित्र है। और अगर हाथ जल गए इसका मतलब वो लड़की चरित्र से पवित्र नहीं है। अब मैं जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो कभी कभार जो बच्चे पूछ लेते हैं कि सर प्रथा आज भी हुआ है कि, अब देखो होने को तो देखो जो रीति रिवाज हैं जो संपन्न आज भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल और उसमें आपने किसी लड़की के हाथों को डुबोया और वो हाथ जलेंगे नहीं, इम्पॉसिबल। अब अगर ऐसा है तो आज तो मैं मानता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ,
चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा आज भी ली जाती है, लेकिन तेल को गर्म नहीं किया जाता। तेल को गर्म नहीं किया जाता क्योंकि गर्म तेल में हाथ डालने से वो तो जलेंगे, सीधी सी बात है। तो आजकल वो तेल को गर्म नहीं करते, थोड़ा सा बस गुनगुना सा उसे करते हैं, उसमें हाथ उसके डुबो करके एज ए मतलब औपचारिकता के तौर पे अपन कहें तो इसे आज भी निभाया जाता है। तो ये थी एक प्रथा अपनी कुकड़ी की रस्म, जो कौन सी जनजाति में व्याप्त है, जो सांसी जनजाति में व्याप्त है। और सांसी जनजाति का जो निवास स्थान माना जाता है वो कौन से जिले को माना जाता है, तो सांसी जनजाति का निवास स्थान माना जाता है भरतपुर जिले को। तो आज अपन ने अपनी क्लास में बात की कन्यावध प्रथा के बारे में, इसके बाद में अपन ने बात की कुकड़ी की रस्म के बारे में, इसके अलावा अपन ने बात की डाकण प्रथा के बारे में। तो इन प्रथाओं के बारे में अपनी क्लास में बात की है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे आगे की प्रथाओं के बारे में। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।